प्यारे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रगणों को मेरा नमस्कार। मैं तोसन साहू आज आपके सामने लाया हूँ आपके इकोनॉमिक के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इकोनॉमिक का भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए, बढ़ते सीधा क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है। दोस्तों, अपना नोटबुक निकालिए और हर एक क्वेश्चन में मैं मेन पॉइंट बताते जाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन के पीछे 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकल के सामने आएंगे। तो अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, न कि फेक क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है। ऑप्शन दिया है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ह्रासमान लागत विधि। दोस्तों, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियां दी गई है। कौन कौन सी विधि है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ठीक है, तो आय विधि भी है, व्यय विधि भी है, उत्पाद विधि भी है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आप बता सकते हो कि डी नहीं है, ह्रासमान लागत विधि नहीं है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, कुल खर्च योग्य आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, निजी आय। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय। मैं बता दूं कि एक देश में एक वर्ष देश भर में आर्थिक क्रियाओं की आय कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह इसका परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जिसमें कौन कौन से साधन आते हैं? देखिए, मजदूरी, ब्याज, लागत और लाभ भी शामिल होता है। देखिए, कौन कौन से आते हैं? मजदूरी, ब्याज और लाभ और लागत, ये सब आपका राष्ट्रीय आय में आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है मार्शल, पीगू, साइमन, कुजनेट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, साइमन कुजनेट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस मूल्य ह्रास। साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव माइनस मूल्य ह्रास। साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य पर बढ़ाव प्लस प्रत्यक्ष कर। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जीडीपी के बता देता हूँ। जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद का सही आंसर हो जाएगा ए, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? यस, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन दिया है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष मूल्यों के आधार पर की जाती है। तीसरा है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। किसकी की जाती है? वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। क्या हो जाएगा आंसर? केवल सी। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन है 2.93 ट्रिलियन डॉलर, 11.30 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर
उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि नॉमिनल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, आकार क्या है। आंसर ए 2.93 ट्रिलियन डॉलर। यह आंकड़ा IMF क्या है, IMF की 2019 की रिपोर्ट का है। क्या है, 2019 का रिपोर्ट की ओर। ठीक है, तो भारत इसमें कितने अंक में है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत कितना है, 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था है इसमें। ठीक है, 2019 की है गणना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ऑप्शन दिया गया है, प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें पक्का आप लोग नोट्स निकाल लीजिएगा, मैं नोट लिखवाऊंगा और 1 नंबर नोट रहेगा, तो आप पॉइंट को देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र। अब ध्यान सुनिएगा, तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में सबसे अच्छे क्षेत्र आते हैं जो क्या क्या रहते हैं, देखिए सेवा का क्षेत्र, लिखते जाइएगा, सेवा का क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। ठीक है, वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र कितना है, 53.66%। कितना, 53.66% है। ठीक है, योगदान है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। कौन से क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, जो कि जीडीपी में लगभग कितना है, 31%। ठीक है, कितना है, 31% औद्योगिक क्षेत्र का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2022-23, 2024-25, 2027-28, 2029-30। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 2024-25। 2024-25 के बारे में कुछ बता देता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना, जो आपको इस आंसर में पता चल गया। उसके बाद इसके लिए हर वर्ष क्या किया जाता है, 9% रखा जाता है। विकास दर क्या है, विकास दर कितना रखा जाता है, विकास दर 9% रखा जाता है, 9% रखा जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो वर्तमान स्थिति है ना, उसको डरते हुए क्या है, यह अनुमान जो क्या है हो पाना मुमकिन है क्या, नहीं है, क्योंकि इतना कोरोना काल आ गया है, इतना भयंकर महामारी आ गया, तो विकास दर क्या है, 9% नहीं हो पाएगा, इससे हमें डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप राशन कार्ड, कुछ भी अर्थव्यवस्था की चीज़ बनवाने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देखेंगे, गणना का वर्ष देखेंगे। उस गणना के वर्ष में आपका नाम है कि नहीं है, वो सब चीज़ चेक किया जाता है। उसके बाद ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिलिप किया जाता है। तो ये इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ष का रखा गया है या सामने में कौन सा वर्ष रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 2004-05, 2010-11, 2011-12, 2014-15। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सी। क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों आप लोग कहीं भी जाते हो तो 2011-12 की जनगणना में आपका नाम है क्या, आप उसका लिस्ट लाइए, उसके बाद हम लोग पास करेंगे, या आपका राशन कार्ड बनाएंगे, या फिर आपका मूल आवास आता है। ये सब क्या है, 2011-12 की जो जनगणना में नाम होता है उसी के आधार पर लाया जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और बता दूं कि 2012-11 को सरकार ने दिया गया, अब क्या कर सकता है, 2017 और 18 कर सकता है। वर्तमान स्थिति में क्या कर सकता है, 2017-18 कर सकता है, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है, अभी चल रहा है 2011-12 चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में 2017-18 हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप विनय स्टडी के साथ जुड़े हुए हो और मैं तोषण साहू आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है। NSSO, CSO, नीति आयोग, निम्न में से कौन। दोस्तों अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत में जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात क्या है, आंसर बी, CSO करते हैं। क्या करते हैं, CSO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? CSO के अंतर्गत होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चौथी पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन दिया है जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, रूस। दोस्तों मैं बता दूं कि इस चौथा आंसर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ समय देता हूं कि आपको कमेंट जरूर करें करके, तो आपका कमेंट आता है, हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अच्छे लाइन में जा रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जर्मनी क्या है चौथा नंबर पे है और भारत क्या है 5वें नंबर है। तो जर्मनी का आकार कितना है? 3.86, कितना है? 3.86 है, ठीक है। ये ट्रिलियन डॉलर में आता है ना। किस में आता है? ट्रिलियन डॉलर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP की गणना में किसके द्वारा किए गए कार्यों के उत्पादन को जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है गृहिणी के कार्यों को, अध्यापक द्वारा स्वयं के बालक को पढ़ाना, पुराने शेयरों की पुनर्बिक्री के मूल्य को, एक कारीगर द्वारा नए मकान निर्माण को। दोस्तों यहाँ पर GDP में क्या जोड़ा जाता है पता है आपको? जब हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं, नया उत्पाद करते हैं जिससे हमें इनकम होती है, आय होती है, तो उसको हम जोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक कारीगर द्वारा नए मकान निर्माण को, ठीक है, इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, न कि गृहिणी कार्य को। अध्यापक को स्वयं के पुत्र को कमा रहा तो क्या उसके कुछ जोड़ा जाएगा? क्या नहीं जोड़ा जाएगा। पुराने शेयरों की बिक्री, नए पुनर्बिक्री को नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक कारीगर द्वारा नए मकान निर्माण को। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों को तक फैला दीजिए, पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। मैं तो सोचता हूँ आज के आपके सामने और नए नए वीडियो लाऊंगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरा कमजोरी को भी कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। कोरोना काल में अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिएगा।